न्यूक्लियाइड, अगर है रेडिएशन प्रोटेक्शन इज रेडियो न्यूक्लियाइड, ठीक, तो उसमें आपका थेरेपी भी इंक्लूड होगा, ये याद रखिएगा। अगर आप पूरे एंटायर रेडियो न्यूक्लियाइड की बात कर रहे हैं तो रेडियो न्यूक्लियाइड में थेरेपी और इमेजिंग बोथ विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, दैट मीन्स दोनों इंक्लूडेड है। अगर आता है रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग, दैट्स अ डिफरेंट वन, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम इमेजिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लाइक गामा कैमरा हो गया आपका, ठीक है, गामा कैमरा है, पेट स्कैन है, यानी कि जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स दे यूज फॉर द इमेजिंग पर्पस ओनली, क्योंकि थेरेपी में ना आपका एक्टिविटी एंड ऑल ये सारी चीजें और भी कुछ ऐड हो जाता है, इसमें स्पिलेज होता है, उसका वेस्ट को कैसे डंप करते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं, बट यहाँ पे आपका न्यूक्लियर इमेजिंग है, तो यहाँ आपका वही सिर्फ इमेजिंग से पर्पस है, बाकी और चीजों से कोई मतलब इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इमेजिंग वाली ही बात करेंगे, तो इमेजिंग का न्यूक्लियर इमेजिंग की जो रेडिएशन प्रोटेक्शन होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बिल्कुल आपकी जो अपनी डायग्नोस्टिक वाली इमेजिंग होती है उस बिल्कुल वैसी ही होती है, उसमें कुछ चीजें एडिशनल्स होती हैं, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। तो ये आईएई की एक प्रेजेंटेशन है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, और ये सबसे ज्यादा रिलायबल, क्योंकि ये आईएई की है, तो इसका कंटेंट और इसकी जो डोज लिमिट्स होंगी वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड होंगी, तो हम यही फॉलो करेंगे, हम इधर उधर का डेटा फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें पहली बात तो न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक में रोल क्या है, एक्चुअली डायग्नोस्टिक में देखिए पहले क्या था, अर्लीस्ट टाइम में ना पहले दो ही ब्रांचेस हुआ करती थी, रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी, इवन पहले तो एक ही हुआ करती थी, फिर थेरेपी और इसमें अलग अलग डिवाइड हुई, लेकिन फिर अब थोड़ा सा टाइम आने के बाद न्यूक्लियर मेडिसिन को बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो न्यूक्लियर मेडिसिन का बेसिकली आगे भी दो डिवीजन है, एक आ गया न्यूक्लियर इमेजिंग और एक आ गया न्यूक्लियर थेरेपी, यानी कि न्यूक्लियर इमेजिंग में दोज एप्लीकेशन इन्वॉल्व, दैट मीन्स दे यूज फॉर ओनली इमेजिंग पर्पस, यानी कि वो सिर्फ एज ए इमेजिंग, इमेजिंग का मतलब क्या है कि आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यूज करके आप इमेजेस ले रहे हो, तो जो इमेजिंग में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज किए जाते हैं या जो बनाए जाते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं वो इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रेडियो एक्टिविटी दे और आफ्टर दैट वो फ्लश आउट हो जाए बॉडी से, यानी कि आपका जितना ड्यूरेशन का स्कैन है सिर्फ उसी स्कैन के ड्यूरेशन में ही हमें चाहिए, अदर देन उसके बाद हमें उसका रेडिएशन नहीं चाहिए। लेकिन थेरेपी जो दी जाती है, थेरेपी में जो न्यूक्लियर मेडिसिन यूज किए जाते हैं, दे यूज फॉर द लॉन्ग टर्म, वो थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, कि थोड़ा सा उसको टाइम ज्यादा दिया जाता है, एक मिनट, उसको थोड़ा सा हम टाइम ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अंदर से पेशेंट को उसके मेलिग्नेंसी सेल को किल करते हैं स्लोली स्लोली। सो किधर गया? हम्म, हम्म, यही था ना, कौन सा है? हाँ राइट, ये है, राइट। तो बेसिक्स इसमें क्या है, तीन है, आपका पेट सीटी है, स्पेक्ट सीटी है जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, दूसरा गामा कैमरा। सो इनका आगे जाके क्या यूसेज है और क्या इसमें प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, अगेन वही है कि आईसीआरपी के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी गाइडलाइंस होंगे, सेम लाइक जैसे रेडिएशन प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस है ऐसे ही आईसीआरपी की न्यूक्लियर मेडिसिन की भी अपनी गाइडलाइंस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो पहले तो हमें प्लान करने होते हैं कि आपके किस तरह के एक्सपोजर्स हैं, तो ये पता होना चाहिए कि आपके एक्सपोजर कितनी तरह के हैं, आइदर द थेरेपी, आइदर द मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, आइदर इन रेडियोग्राफी। तो बेसिकली तीन तरह की सिचुएशंस होते हैं, तीन तरह के रेडिएशन एक्सपोजर्स होते हैं। एक होता है प्लान्ड एक्सपोजर,
प्लांट एक्सपोजर का मतलब क्या है? दैट मीन्स आपने पेशेंट को कितना एक्सपोजर दिया हुआ है, यानी कि कितना उसको देना है एज पर द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशन होनी है या रेडियोग्राफी होनी है, या फिर उसकी न्यूक्लियर इमेजिंग में आप सीटी पेट सीटी कर रहे हैं, गामा कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस पेशेंट को हम इतना रेडिएशन देंगे, दैट मीन्स इस प्लांट एक्सपोजर। आपको मालूम है कि हमें इस पेशेंट को इतना ही एक्सपोजर देना है। दूसरा क्या है कि इमरजेंसी एक्सपोजर सिचुएशंस। इमरजेंसी क्या है कि अचानक से, जैसे कभी कभी क्या होता है, वैसे आइडियली बहुत रेयरेस्ट केस में होता है कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है इसका वाइल फट गया, ये टूट गया। आपको पता हो कि जो जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन आती है, या गामा सॉरी FDG-18 आता है, ये जितने भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, वो एक प्रॉपरली एक उनकी जो उनकी जो ऊपर से जो वायल्स होते हैं वो प्रॉपरली एक लेड कंटेनर्स के बने होते हैं। इवन जो सिरंज होती है, सिरंज भी लेड की बनी होती है, और वो बहुत हाईली सील्ड और प्रोटेक्टिव मैनर्स में आते हैं, और उनका यूज करना भी बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोटेक्टिव वे में करना होता है आपको। ऐसा नहीं है कि बस गए और आपने सिरंज लिया और नॉर्मली निकाल लिया। आपको जब आप इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, तो वो भी इंजेक्ट करने के भी प्रोटोकॉल्स हैं, दैट्स गिवन बाय द आईसीआरपी के थ्रू उसके प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि भाई आपको ये गाइडलाइंस है, आपको इन सिचुएशन में ऐसे ऐसे आपको आपको इस वे में आपको इंजेक्ट करना है पेशेंट को। दूसरा एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, यहाँ देखें इसमें दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं और अच्छे से बताती हूँ। देखो, द यूज ऑफ रेडिएशन में प्लान एक्सपोजर सिचुएशन, द मिस एडमिनिस्ट्रेशन स्पल। मिस एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आपका इमरजेंसी में आ जाएगा। यानी कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पेशेंट को आपने वो दिया, इंजेक्ट किया, या तो कम हो गया या बाई चांस ज्यादा हो गया। स्पिल और अदर इंसिडेंट्स, ये स्पिल का मैंने अभी बताया, पता चला जैसे आप पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, और इंजेक्ट करते टाइम पेशेंट हिल गया या फिट्स पड़ गया उसको अचानक से, तो क्या होगा, आपका सिरंज से निकल के क्या होगा कि वो नीचे गिर जाएगा या पेशेंट के ऊपर गिर जाएगा। या कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आफ्टर इंजेक्शन से आपने उसको न्यूक्लियर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स दिया, और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स देने के फौरन बाद पेशेंट को वोमिटिंग हो गई, राइट। ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, दिस ऑलरेडी कम्स इन एम्स, कि पेशेंट को अगर अचानक से वोमिटिंग हो जाती है फॉरन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स देने के बाद, ये लो, क्या करना है मम्मी? सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अगर बाई चांस इमरजेंसी जो स्पिलेज होते हैं उसको मेजरमेंट्स कैसे करते हैं और उसकी यूनिट्स क्या होती है, ये एम्स में आपके जो गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स होते हैं जॉब्स के, उसमें ये आ चुका है क्वेश्चन कि जो स्पिलेज होती है या पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है, तो उस पेशेंट की वोमिटिंग को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, या किस किस रेडिएशन डिटेक्टर डिवाइस से उसको मेजर करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि मान ली पेशेंट ने स्पिल कर दिया या गिर गया या वोमिटिंग हो गई, तो ये एक तरीके का इमरजेंसी एक्सपोजर सिचुएशन हो गई, उसमें आप एक्सपोजर हुए, पेशेंट तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, आप भी तो एक्सपोज हुए अननेसेसरी, जो भी आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए यह है कि मेडिकल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, पब्लिक एक्सपोजर। मेडिकल एक्सपोजर में आप सारा आ जाता है। मेडिकल एक्सपोजर दैट मीन्स, ये मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही, मेडिकल एक्सपोजर दैट मीन्स आपका रेडियोग्राफी यानी कि मेडिकल इमेजिंग आ गया आपका, और थेरेपी आ गया, दैट मीन्स ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज है वो सारा मेडिकल में आता है। ऑक्यूपेशनल दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, वर्कर्स एक्सपोज इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क, यानी कि जो लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये रेडियोथेरेपिस्ट है, जो लोग रेडियोथेरेपी में काम कर रहे हैं, तो जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं उस रेडिएशन से, जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं उनको जो रेडिएशन लगेगा, यानी कि ड्यूरेशन काम जो उनको रेडिएशन लगेगा उसको हम ऑक्यूपेशनल बोलते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी वाई आपके इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एक्सपोजर एंड ऑक्यूपेशनल या पब्लिक एक्सपोजर एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या है, पेशा, यानी कि काम, आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, तो ऑक्यूपेशनल में सब कुछ आ जाएगा।
यानी कि जो लोग माइंस में काम करते हैं ना, जो लोग खुदाई में काम करते हैं, तो जब अंदर माइंस में अंदर जाते हैं देखने के लिए, या जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल निकाला जाता है या जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है, तो वो भी तो रेडिएशन वर्कर हैं, वो लोग भी तो माइंस में काम कर रहे हैं, तो उनको जो रेडिएशन लगेगा वो भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में आएगा। यानी कि ड्यूरेशन काम करते टाइम, ड्यूरेशन जॉब करते टाइम, वो आपका प्रोफेशन है। उस ड्यूरेशन के बीच में जब आपको रेडिएशन लगता है उसको आप ऑक्यूपेशनल बोलते हैं, जो कि आपको डेली लगता है। तो आपको मालूम होना चाहिए शायद कि एईआरबी की तरफ से आपको एक रेडिएशन अलाउंस भी मिलता है अलग से। गवर्नमेंट जॉब वालों को, उनको रेडिएशन अलाउंस मिलता है कि भाई आप अलग से रेडिएशन बॉडी पे खा रहे हैं, दैट मीन्स लाइफ रिस्क है। इसलिए जो गवर्नमेंट में जो रेडिएशन के इसमें होते हैं, एम्स वगैरह में, कुछ कुछ गवर्नमेंट में, स्टेट में नहीं देते, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उसमें नहीं देते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में देते हैं, रेडिएशन अलाउंस मिलता है। जैसे नर्सेज होते हैं उनको पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है, क्योंकि वो अपने आप को अननेसेसरी डेली इन्फेक्शन के साथ एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक। फिर है पब्लिक एक्सपोजर। पब्लिक एक्सपोजर क्या है? यानी कि जो सराउंडिंग में पब्लिक है उनको जो एक्सपोजर लग रहा है। यानी कि मान लीजिए आपके अगल बगल में हॉस्पिटल्स है, या हॉस्पिटल्स में जो पर्सन जा रहे हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो अननेसेसरी थोड़ा बहुत तो रेडिएशन लग ही रहा है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें हैं, ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। आईसीआरपी रेडिएशन प्रोटेक्शन के रूल्स हैं, ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं पढ़ा चुकी हूँ। 3 आईसीआरपी के रेडिएशन प्रोटेक्शन के रूल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। तो ये तीनों यहाँ भी फॉल करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे फॉल करेगी कि जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, लिमिटेशन ऑफ द डोजेस, सेम थिंग। ठीक, इसको मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रही मैं। फिर आगे आपका आईसीआरपी रिकमेंडेड डोज, अगेन सेम थिंग इसमें भी आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? सुन रहे हैं? आई एम ऑडिबल ना? यस मैम। हाँ। तो सेम चीज यस। यहाँ पर भी, यहाँ सेम चीज यहाँ पर भी आएगी, यानी कि आईसीआरपी की रिकमेंडेड जो डोज लिमिट है, सेम थिंग। यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चंस में आप लोग फंसते हो, एक दो क्वेश्चंस इसके बड़े ट्रिकी से हैं। ठीक है, वो ट्रिकी से क्यों है कि नीचे देखिए यहाँ पे डी पॉइंट में, ये देखिए 2011 आईसीआरपी रिकमेंडेड ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट बी लोअर्ड फ्रॉम द प्रीवियस 150 मिलीसीवर्ट्स पर एनम। यानी कि पहले क्या था कि आपकी 150 मिलीसीवर्ट्स से आपकी 20 मिलीसीवर्ट्स पर एनम कर दिया गया। एवरेज डोज ओवर 5 years and who with no more than 50 मिलीसीवर्ट्स इन एनी सिंगल ईयर। ऐसा नहीं है, देखिए जो आइडियल जो डोज दी गई वो 20 मिलीसीवर्ट्स है हर साल। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जैसे आपको एक साल में आपको 20 मिलीसीवर्ट्स लगी, अगले में 30 लग गई, अगले में 60 लग गई, फिर आपको 10 लग गई। तो ऐसा नहीं है, मतलब एवरेज तो 100 है ही, लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ पे ये देखिए, ये एक, ये प्रोविजन है, यानी कि एक साल में आप 50 मिली सीवर्ट से ज्यादा रेडिएशन डोज नहीं ले सकते। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, ये आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। 50 मिली सीवर्ट्स पर ईयर होता है, ओवर एवरेज ओवर डिफाइंड पीरियड ऑफ 5 years। लेकिन बी पॉइंट देखिए बना हुआ है, तो बी पॉइंट्स में क्या है, 50 मिली सीवर्ट से लेकिन, सॉरी 20 मिली सीवर्ट से, लेकिन 50 मिली सीवर्ट से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में लोग गड़बड़ कर देते हैं कि जो अपर एक्सीड लिमिट है वो 150 मिली सीवर्ट्स है, और एवरेज जो लिमिट है वो 20 मिली सीवर्ट्स है, इससे ऊपर नहीं जाना मैम चाहिए। हाँ बोलो। मैम वो लेंस ऑफ आई का है ना 150 मिलीसीवर्ट, पहले डी पॉइंट जो है उसको 20 किया है। 30 है बेटा, 30 है। मैं भी दिखाऊंगी, आगे हो गई एक, नहीं तो इसका एक वो है, आर्टिकल है, आर्टिकल भी दिखाऊंगी, वो 30 मिली सीवर्ट्स हुआ है शायद। अभी 20 था और बीच में 30 भी हुआ था, तो ये चेक करना पड़ेगा किस एयर में क्या चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एक मिनट। नेक्स्ट आईसीआरपी बेसिक स्टैंडर्ड, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, बाकी वही आपकी रेडिएशन यूनिट्स हैं सारी, इसमें नहीं जाएंगे हम। इसमें और न्यूक्लियर मेडिसिन में और क्या चीज है, वेटिंग फैक्टर्स हैं, वेटिंग फैक्टर्स में नहीं जाएंगे, ये सारा हो चुका है।
ऑपरेशनल क्वांटिटीज, कुछ जो आपके काम का है वो मैं इम्पोर्टेंट वही उतना ही बताऊंगी। एक ये इंटरनेशनल लेवल का है एक्चुअली, वो ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का है। इसका आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Nuclear medicine specialist is responsible for overall radiation protection of the patient beside his or her general medicine and health care। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको पता होगा कि रेडिएशन जो न्यूक्लियर मेडिसिन में होते हैं आरएसओ अलग होते हैं उसके, मालूम है आपको? जो न्यूक्लियर मेडिसिन से जो 2 साल एमएससी करते हैं आप लोग, वो आरएसओ न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए होते हैं एक्चुअली। न्यूक्लियर मेडिसिन में उनकी डुअल डिग्री होती है, आरएसओ लेवल 2 भी होती है और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट होती है, उनकी डुअल डिग्री होती है जो एम से न्यूक्लियर मेडिसिन से करते हैं। तो जो आरएसओ होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के, वो थोड़े अलग होते हैं बेटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने प्रोफेशनली ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेडिसिन के जो आरएसओ होते हैं वो थोड़ा ये रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अगर बाई चांस आपसे कोई पूछता है कभी, अगर मान लीजिए फिजिसिस्ट अक्सर इस चीज पर आर्गुमेंट कर जाते हैं, जो नॉर्मल फिजिसिस्ट है ना वो इस चीज की बड़ी, ये बताओ। मैम आरएसओ वाली स्लाइड थी। और एनएमआर आरएसओ वाले आरपीओ आरपीओ। हाँ भाई मैं तो बहुत आगे निकल गई। यहाँ तक ना? यस मैम। ठीक है, ओके। सो देन उसके बाद क्या है कि ट्रेनिंग का मैंने बताया था कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना चाहिए। हाँ, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो आप। आईसीआरपी की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एरिया होते हैं, जो आपका एरिया होते हैं, am I ऑडिबल ना? यस मैम। हाँ, तो आईसीआरपी के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट के एरिया होते हैं वो 3 जोन होते हैं, लो, मीडियम और हाई हैजार्ड्स एरिया, यानी कि जहाँ पे आपके रेडिएशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में वो एरिया मेंशन होता है, हाई रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया या मीडियम रिस्क एरिया। अब हाई हैजार्ड एरिया कौन सा होता है कि जहाँ पे जैसे आपके बगल में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, अब तो शायद वर्किंग है। तो साइक्लोट्रॉन में जहाँ पे आपकी रेडी फार्मास्यूटिकल्स बनाई जाती है, ठीक है, तो वो एरिया आपका हाई रिस्क एरिया है और हाई हैजार्ड एरिया है। तो अगर टाइम मिले कभी तो आप लोग जाइएगा, नीचे देख कर आइएगा, अगर कोई टेक्नीशियन जान पहचान के हो तो आपको नीचे दिखा सकते हैं। नीचे बेसमेंट में जाके बहुत ही गली गली में जाके लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि उसको रेडिएशन से प्रोटेक्शन देनी होती है, कहीं से भी लीकेज रेडिएशन सराउंडिंग में या पब्लिक एरिया में ना चला जाए। मीडियम और लो एरिया होता है। फिर उसके बाद आप जब ये लेकर आते हैं, आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जब कैरी करके आ रहे होते हैं, उसके भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। So according to the hazards level indication are provide regarding needed ventilation, plumbing and material to be used for wall, floor and work benches। तो आपके जितने भी जो एरिया वहाँ के जो इवन जो सामान या साइड में आपकी टाइल्स लगती हैं या जो भी एरिया जो भी मटेरियल वहाँ पे यूज किया जाता है, वो इस तरह का यूज किया जाता है वो नॉन ऑब्जर्वेंट हो, यानी कि आपके मटेरियल को एब्जॉर्ब ना करे। दूसरा है आपका कंटामिनेशन, रिस्क ऑफ कंटामिनेशन का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि रिस्क ऑफ कंटामिनेशन क्या है कि आपके जैसे मान लीजिए पेशेंट स्कैन करवाने के बाद बाहर तो बैठेगा जाके थोड़ी देर के लिए, तो जहाँ वो बैठेगा वहां पर भी वो रेडिएशन छोड़ेगा। तो वो जो जिस पे वो बैठ रहा है वो मटेरियल इज टू बी लाइक, वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए उसमें, रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सॉरी रेसिस्ट यानी कि केमिकल को रेसिस्ट कर सके, इस तरह का होना चाहिए, वॉशेबल हो और इजीली
आपका डिसइंफेक्ट हो जाए। दूसरा देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बड़ी बारीक सी चीज है, द फ्लोर कवर शुड बी कर्व टू द वॉल। आप थेरेपी में कभी जाइएगा, जो दीवार के किनारे होते हैं ना, नीचे से गोल मिलेंगे आपको, एक जैसे हम लोग एजेस बनी होती है ना नीचे से कोने में, एजेस नहीं होती, वो हमेशा कर्व्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका रेडिएशन स्पिलेज वहां पहुंच भी गया तो वहां वो इकट्ठा हो जाएगा और वहां से वो रेडिएशन देने लगेगा। इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया जाता है। सो आपकी जो वॉल की क्लीनिंग है, ताकि आराम से हो सके, वहां जाके कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेडियो एक्टिव ना हो, रेडियो एक्टिव हो, जमा ना हो जाए वहां पे। वही सेम चीज है, अनसील एरोसोल गैस फ्यूम हुड लेमिनर, ये छोड़ दीजिए, वाटर सीवर अलाउ द रेगुलेटरी एक्वस वेस्ट। दूसरा है वेस्ट रिलीज टू सीवर इफ अलाउ टू रेगुलेटरी बॉडी। यहाँ पे थोड़ा सा एक और अगेन न्यूक्लियर मेडिसिन में ये या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में आपका ये प्रिकॉशंस है जो डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए जो एक्वस वेस्ट है, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि जय गए और जैसे मान लीजिए किसी ने एफडीजी इंजेक्ट किया, ठीक है, अब उसको जाके हाथ वॉश करने, तो ऐसा नहीं है गया जो कि नॉर्मल वॉशरूम में धोकर आ गया। उनके लिए डेडिकेटेड सिंक होती हैं, उसी डिपार्टमेंट के अंदर बनाई जाती हैं, उसका भी प्रोटोकॉल होता है प्रॉपर, कि वो कैसे आपको किस एरिया में बनानी है और कैसे वो वॉश होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब सोचिए, रेडियोथेरेपी में इसीलिए कहते हैं कि थेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन नो डाउट बहुत हाई रिस्की है, लेकिन उसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा है इंजेक्टेड पेशेंट। अगेन, अगर पेशेंट इंजेक्शन ले चुका है या कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ले चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सेपरेट बाथरूम्स होते हैं। include use of patients warn patient to sit flush to the toilet, wash hands, material easy to decontaminate। वो इस तरह से बनाए जाते हैं या उनका मटेरियल नॉर्मल मटेरियल्स नहीं होते हैं, ताकि वो इजीली डिकंटामिनेट किए जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेडिएशन छोड़ेगा वहां पर। पेशेंट वॉशरूम यूज कर कर आया है तो वो फ्लश भी कर देगा तो भी थोड़ा बहुत रेडिएशन छोड़ देगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए वॉशरूम्स भी बिल्कुल सेपरेट और अलग होते हैं। ड्रेनेज पाइप from the nuclear medicine facility should go as directly as possible to the main building sewer, or if required by the regulatory body, directly to the delay tank, as especially from isolate ward for patient undergoing radionuclear therapy। यानी कि अब आप देखिए कितनी छोटी सी बात है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो पेशेंट का टॉयलेट का जो फ्लश है या उसका जो पाइप है या वेस्टेज पाइप है, वो ऐसे एरिया से गुजर के नहीं जाना चाहिए जहां पे पब्लिक एरिया हो या पेशेंट का किसी का वार्ड हो। वो इतना आइसोलेट होना चाहिए कि डायरेक्टली मेन पाइप्स लाइन से जाके कनेक्टेड हो जाए। क्योंकि वही है ना कि कहीं ना कहीं आपका वो लीकेज छोड़ेगा रेडिएशन का। सिक्योरिटी सिस्टम टू बी प्रिवेंट थेफ्ट, लॉस, अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ डैमेज। ये इसका मतलब क्या है कि जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स या रेडियो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑथराइज पर्सन को ही दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जाओ जाके दवा ले आओ, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर ऑथराइज गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन होते हैं कि सिर्फ वही उसको लेगा। रेडियो एक्टिव सोर्स, अभी हमारे एक इंसिडेंस हुआ था कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल करने के लिए रेडियो एक्टिव सोर्स ले आए थे ये लोग। वे बहुत बहुत पुरानी, बहुत बेकार थी, तो मैंने उसका क्यूए किया था, उसका रेडिएशन रेडियो एक्टिविटी मेजर की थी उससे, सर्वेमीटर से। तो अब हालाँकि उनके पास कोई सर्टिफ़िकेट नहीं था, तो फिर मैंने उनको मना किया कि इसको आप नैक वगैरह के इंस्पेक्शन में ना रख दें। अगर आपने रख दिया तो पूरे डिपार्टमेंट पे ताला लग जाएगा, अगर उन्होंने आपसे सर्टिफ़िकेट माँग लिया इसका तो। क्योंकि यू हैव नो सर्टिफ़िकेट कि हमने तो ऐसे ही खरीदा था इसको, किसी लैब से। तो हालाँकि बहुत पुराना था, वो ऑलमोस्ट डल ही डिम ही था, लेकिन बट स्टिल था तो रेडियो एक्टिव ना। तो इसलिए ये ओनली ओनली ऑथराइज्ड पर्सन को ही रेडियो न्यूक्लियर्स दिए जाते हैं। रूट ऑफ डिलीवरी, अनपैकिंग, सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज। इसकी रूटीन जो डिलीवरी होती है वो भी बहुत सेफ होती है, बहुत पूरा पैकेजिंग बहुत पूरा लेड कंटेनर के अंदर होती है। शुड बी पॉसिबल टू ट्रेस any source even if leave the facility or in the patient's regulatory body must be promptly informed in case of stolen lost source। अगर बाई चांस अगर ऐसा हो गया है कि डिपार्टमेंट से कोई भी इस तरीके की चोरी हो गई है या टूट गया है या खो गई है, आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एईआरबी है, आपको इमीडिएटली एईआरबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर ऐसा आपके यहाँ होता है, या मान लीजिए वायल टूट गया या स्पिलेज हो गई, बहुत हेवी स्पिलेज हो गई, या कोई पाइप फट गया जो कि आपको कंटामिनेशन को लेके जा रहा है रेडिएशन का, आपको इमीडिएटली रेगुलेटरी बॉडी को इन्फॉर्म करना होता है। इसलिए मैंने बोला कि रेडिएशन प्रोटेक्शन इसकी थोड़ी सी अलग होती है।
दूसरा कैलकुलेशन ऑफ बैरियर्स हैं, ये भी थोड़े अलग होते हैं. फंडामेंटल इन केस ऑफ बिजी फैसिलिटीज वेयर हाई एक्टिविटीज आर हैंडल्ड बाय मेनी पेशेंट्स आर वेटिंग आर एग्जेम्प्टेड पेट सिटी फैसिलिटी. एक्यूरेट बैरियर कैलकुलेशन इंक्लूडिंग वॉल, फ्लोर, सीलिंग. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये उसमें ऐड होगा आपके नोट्स में. मेड बाय क्वालिफाइड मेडिकल फिजिसिस्ट, क्वालिफाइड एक्सपर्ट वन डिजाइन बाय द फैसिलिटी एट प्लानिंग स्टेज. जब प्लानिंग की जाती है तो हर एक चीज का कैलकुलेशन होता है. रेडिएशन सर्वे रूटीनली परफॉर्म टू इंश्योर correctness of the calculation and the shielding efficiency. Incorrect barrier and dangerous, incorrect them later can be very expensive. बाद में उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर है आपका जो एरिया होते हैं बेसिकली कंट्रोल एरिया और सुपरवाइज्ड एरिया. कंट्रोल एरिया में क्या है, डिलिनेटेड पॉसिबल विद स्ट्रक्चर बाउंड्रीज डिजाइन एडॉक व्हेन प्लानिंग द फैसिलिटी इंडिविजुअल. ये एक तरीके की प्लानिंग है, ठीक है. ये तो एक एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा जहां पे आपको सुपरवाइज करना है, ठीक है, और जहां पे आपको कंट्रोल एरिया है. एन एरिया मस्ट बी डिजाइन एज कंट्रोल इफ द डिफिकल्टीज प्रेडिक्टेड डज टू इंडिविजुअल वर्कर और इफ इंडिविजुअल डज मे बी सब्जेक्ट टू द वाइड वेरिएशंस. तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो मैं बताती जा रही हूँ आपको. ये रूम्स फॉर प्रिपरेशंस, चाहे तो ये ले लीजिए. रूम्स फॉर प्रिपरेशन, स्टोरेज इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंजेक्शन एंड रेडियो फार्माक्यूटिकल्स, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल एरिया. ये वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, तो ये स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए. एग्जाम में भी पूछ ले कि न्यूक्लियर मेडिसिन, अगर कोई बाई चांस कि कंट्रोल एरिया क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है. तो कंट्रोल एरिया में ये सारी चीजें आती हैं. इमेजिंग रूम्स आर वेटिंग एरियाज और इंजेक्टेड पेशेंट ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क ऑफ कंटामिनेशन. मान लीजिए आपने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया, उसका स्कैन कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि स्कैन कंप्लीट होते से भगा देंगे कि जाओ घर. ऐसा नहीं होता है. पेशेंट को वेटिंग करने के लिए बोला जाता है, उसको रखा जाता है डिपार्टमेंट में कि आगे फर्दर कुछ रिएक्टिविटी देखने के लिए. नॉर्मल कंट्रास्ट मीडिया में माइक्रो सीवर्स पर आर एट डिफरेंट पॉइंट्स एट विद एन एक्सपोजर मीटर और सर्वे मीटर. ये स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए आप लोग, और ये एग्जाम में लिखिएगा जरूर, ठीक है. इसको एग्जाम में लिखिएगा जरूर, ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट द सेम थिंग, आप सेम चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Search for extensive radioactive material deposit on surface, the RPO, indicate the place where routine monitoring should be performed and define the investigation level. The member of staff well trained and handling the instrument should be appointed for this task. The result may be record investigate the case. ये लास्ट का हो गया आपका कि कैसे उसको मॉनिटर करना है. ये यूनिट मत भूलिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से बोल रही हूँ, माइक्रो सीवर्स पर आर, जो कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को मेजर करती है. फीचर हाफ लॉन्ग लाइसेंस सेफ मैनेजमेंट ये छोड़ दीजिए. गुड प्रैक्टिस कंटिन्यू. ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा. गुड प्रैक्टिस लास्ट स्लाइड है, और ये चीज आप एग्जाम में आता है तो मेंशन कीजिएगा. कंटेनर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट अवेलेबल एट द एरिया वेयर द वेस्ट आर जनरेटेड. जहां पे रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स होना चाहिए. लेबल ऑफ ईच कंटेनर इंडिकेट रेडियो न्यूक्लियाइड, फिजिकल फॉर्म, एक्टिविटी एंड एक्सटर्नल डोज रेट. Pack properly to avoid material leakage during the storage. Keep record of origin of the waste. Biological waste should be refrigerated or put in a freeze. Availability of a room for an add interim storage of radioactive material logged properly. Indicate and necessarily ventilated. ये छोड़ दीजिए, ये आप लोग का लेवल का नहीं है, क्योंकि ये रेडियोथेरेपी से रिलेटेड है कि जो लास्ट में बचता है. बस इतना ही है इसमें. ठीक है, ये इट्स ऑलमोस्ट अबाउट. मैं फिर भी बोल रही हूँ कि 50% जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने को लिखे हैं वो आप कॉपीज में नोट कर लीजिएगा. आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का मुझे लेना है. मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे आप लोगों को बेटा. यस मैम, एक असाइनमेंट दिया था, रेडियो प्लानिंग ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट. हाँ राइट, ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट असाइनमेंट अपना नोट कर लीजिए. नेक्स्ट असाइनमेंट में आप डिफरेंट ट्यूब रेटिंग चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है. आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्यूब रेटिंग चार्ट्स बनाने हैं. आपको बुशबर्ग में सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, केवी का, एमए का, ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे. उन चार्ट्स का नीचे छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ये बना के हैंडमेड होना चाहिए, कोई कंप्यूटराइज नहीं चलेगा. प्रॉपरली कलर डायग्राम्स होना चाहिए. रेड पेन को यूज नहीं करेगा, रेड कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं.
कलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, रेड पेन यूज नहीं करना है। तो आप ट्यूब रेटिंग चार्ट्स आप लोग बनाएंगे, और बना के दूसरा असाइनमेंट ये हो गया। तीसरा असाइनमेंट मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में दूंगी। तो एक आपका ऑलरेडी डन हो चुका है, आप लोगों ने मुझे शेयर किया हुआ इस पे बेटा गूगल क्लासरूम पे। यस मैम, सबने अपलोड कर दिया। दैट्स गुड। ठीक है, तो सेम मैं अभी आज भी जनरेट कर देती हूँ उसको, 1 मिनट में अभी कर देती हूँ वरना मैं भूल जाऊंगी फिर। 1 मिनट। ये ट्यूब रेटिंग चार्ट तो इजीली मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिए हैं, ठीक है, इन्हीं को आपको नोट्स में कन्वर्ट करके पूरे प्रॉपरली नोट्स बना के आपको अपलोड करने हैं। सो आपके ये असाइनमेंट भी हो जाएगा और आपके एक नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। रेडी, प्रॉपरली प्रिपेयर द नोट्स। 1 मिनट। बोलो बेटा। एग्जाम भी होगा बेटा। हम्म। 20 नंबर का असाइनमेंट होता है ना आपका? 18। मैंने संडे तक की डेट दी हुई है आपको, ठीक है। संडे तक सब लोग अपलोड कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैंने गूगल क्लासरूम पे कर दिया। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं, बट शुरू से जहां से आपका जस्टिफिकेशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन के रूल्स, अलारा प्रिंसिपल, ये सब इसमें जाएगा। देन जो स्पेसिफिक अलग अलग और मैंने अलग से लिखवाए हैं वो नोट्स बना के इस पे लगाने हैं आपको। कोशिश कीजिएगा अगर कुछ इमेजेस हो जैसे रेडिएशन वार्निंग साइंस वगैरह होते हैं तो वो अगर ऐड कर सकते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली बनाइएगा। हाँ बोलो। मैम ट्यूब रेटिंग चार्ट वाला फिर नहीं करना है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली बना बनाया है, उसको दोबारा से कॉपी कराना मुझे लॉजिक नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जो आपको भी काम आए, लिखो तो वो एटलीस्ट काम आए तुम्हारे। वो तो एग्जाम बुक्स में मिल ही जाता है बना बनाया, रेडी है, तो वो कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, जो पूरा टॉपिक है इसी को। देखो मैं एक तो मैं बड़ी अच्छी ट्रिक बताती हूँ, हो सकता है उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन मिल जाए। चलो मैं आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ, ये आपके फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। ये आपके लिए मेरी तरफ से टिप है या गिफ्ट मान लें। इज विजिबल? यस मैम। चैट जीपीटी मैम। को एफिशिएंटली कैसे यूज करेंगे आप लोग? चैट जीपीटी को आप लोग गूगल की तरह यूज करते हो ना बेसिकली। क्यों? कि लिया और डायरेक्टली उस पे बस उसको गूगल की तरह आपने क्वेश्चन डाल दिया और आपको आंसर भी प्रॉपरली नहीं मिलेगा। लेट्स मी चेक इट। मैम इसमें प्रॉम्प्ट ऐड करने पड़ते हैं ना आई थिंक। प्रॉम्प्ट कैसे बनाओगे, मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको। ओके मैम ओके। प्रॉम्प्ट बनाना आते हैं? नहीं मैम, हल्का बेसिक। No, मैम। बाकी आप बता दीजिए। मैं एक चोरी की ट्रिक बताती हूँ, बड़ी मजेदार ट्रिक है। एक्चुअली ये मैंने खुद से ही बनाई है और इवन मेरे जो पीएचडी के गाइड थे वो भी हंस रहे थे बहुत ज्यादा कि तुमने कहाँ से जुगाड़ निकाला है, राइट। बट उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, बट इसको आप लाइक प्रैक्टिकली इसको यूज करोगे और टाइम लगातार इसको यूज करोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉम्प्ट होते क्या हैं और हम बनाते कैसे हैं। मैम एक सेकंड, मेरा सेल फोन अटक गया, एक सेकंड मैम। वो अटका नहीं है, मैंने अभी स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया हुआ है, जस्ट चेक इट। ये आपको लाइफ में बहुत काम आएगा क्योंकि आगे आने वाला टाइम बेटा यही है। मैं देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। यस मैम। रिक्वेस्ट
मैं इवन जो अपने कोड्स वगैरह जनरेट कराती हूँ, मैं इसी से ही कोड जनरेट्स कराती हूँ अपने सारे को। ये देखो मेरा सारा काम हो रखा है, ये मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरा पुराना काम हो रखा है। आई विल शो यू। ये दिख रहा है, ये देखो, यस मैम। ये देखिए, ये दिख रहे हैं सारे मेरे ये कोड्स। कुछ लैंग्वेज होती है मार्कडाउन, ये कोड्स होते हैं, मुझे यूज करने पड़ते हैं। ये मेरे ब्रेन के नेटवर्क्स हैं, तो मुझे ये कोड्स बना ढूंढने में मुझे दिक्कत होती है, तो मैंने उसी को बोला कि भाई मुझे माइंड मैप्स के कोड्स बना के दो, तो ये पूरा बना के देता है। मुझे थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस करनी होती है, ठीक है। तो मैं अब आपको आपको लाइव ही दिखाती हूँ, ठीक है। जनरेट, एक मिनट रुको, पहले करते हैं प्रोवाइड मी details about radiation protection for nuclear imaging। ठीक, स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ये देखो, अब ये देखो पूरा लिख के बताता जाएगा, ठीक है, देखते जाना। वही सेम चीज है अभी हमने जो डिस्कस किया था, सारा दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से आप अपनी हेडिंग्स उठा सकते हो, ठीक है। देखो वही सारी चीजें दिख रहा है, सारी चीजें देखो जो हम स्टेप बाय स्टेप करते गए हैं, दिख रहा है, देखो, ठीक। जनरेट प्रॉपर prompt for detailed description for above content, ठीक। ओ specific protective measurements। अरे गड़बड़ हो गया। Provide prompt for above content। ये डायरेक्टली आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये देखो, ये प्रॉम्प्ट आ गया आपका, ठीक है। ये जो पहली लाइन दिख रही है आपकी, एक तरीके का प्रॉम्प्ट है, ये देखो, ये है आपका मेन प्रॉम्प्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसने तो ऑलरेडी दे दिया। एक और वेबसाइट है क्लॉडे, मैं ये यूज करती हूँ, बहुत अच्छी है। और इसके अलावा भी बहुत से वेबसाइट्स हैं, आप वहां पे भी जा सकते हो। वहां से क्या किया आपने, और डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से आपको मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। मैंने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट कराया, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, एम्फेसाइज सेफ्टी फॉर पेशेंट, क्लियर हार्डवेयर, ये देखो, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैंने जनरेट करा के मैंने दूसरी वेबसाइट पे डाला। अब देखो ये क्या देता है, देखो, बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। गॉट इट? यहाँ से डॉक्यूमेंट उठाओ, कॉपी करो, निकालो, पेस्ट करो, या फिर उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, जस्ट अ वन क्लिक। ये देखो, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, दिया ना, देखो कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखो, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये दिख रहा है, विजिबल है? Yes, ma'am. नीचे से डाउनलोड करो, ये देखो अभी डाउनलोड हो गया, ठीक।
मैं इसको वर्ड में करती हूँ। चेक इट, कंट्रोल ए। इसको चाहे तो चेंज करना है तो आप इसको टाइम न्यू रोमन में ले लीजिए, इसका आप 12 फॉन्ट चूज कर लीजिए। ये लीजिए, आपके पास आपके नोट्स तैयार हैं। है मजे की ट्रिक। ये देखिए, इसमें जैसे एआई मैम, एक सेकंड मैम, इसमें एआई में जैसे कुछ वो बताता है डोज, मतलब कि कुछ में अपने बुक वाली डोज लिखी या इसमें लेटेस्ट जो दिखाता है नहीं वो नहीं लिखा? नहीं नहीं, इसमें देखो डोज इसमें दी ही नहीं है ना, ये देखो। नहीं मैम, जैसे आपने अभी स्पेसिफिक जैसे हम देखते हैं तो उसमें कईयों में डोज आती लिखी हुई, तो नहीं इसमें देखो, अकॉर्डिंग जैसे हाँ, तो वो बेटा वो वहीं से ही डेटा उठाता है। अब ये हम नोट कर सकते हैं, प्रोवाइड ऑक्यूपेशन, प्रोवाइड लेटेस्ट ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज, ठीक है, डोजेस। मैम चैट जीपीटी में ये वेब वाला भी सर्च है, इसे भी इनेबल करके देखें मैम, उसमें आंसर चेंज हो जाता है आई थिंक। एक मिनट रुको बच्चा, ये देखो, अब यहाँ देख रहे हो, ये देखो थोड़ा पुराना दिया हुआ है, दिख रहा है 150 मिलीसीवर्ट्स, अभी चेंज हुआ है। तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ी सी कोरिलेट, जो देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो नंबर्स वाली चीज होती है ना, देखो वही है कि अगेन चैट जीपीटी, देखो शायद इसमें दिया, ये देखो इसमें एज पर द कमीशन इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से देखो, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आईसीआरपी के अकॉर्डिंग कितना है, ठीक, ये देखो, देखते जाओ, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी हम पढ़ के चुके हैं, ठीक। आईसीआरपी के अकॉर्डिंग करो, ये देखो यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग कितना है, ठीक, इतना है। ये एग्जाम्स में आ जाता है, कभी कभी वाइवा में ऐसे दे देते हैं कि एज पर यूनाइटेड स्टेट रेगुलेटरी कमीशन के हिसाब से वो बताइए। आप क्या करोगे, एग्जाम में 150 मिलीसीवर्ट्स लिख कर आ जाओगे, लेकिन कभी कभी ये भी दिया होता है। तो ये एम्स में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ये देखिए द यूरोपियन यूनियन, ये देखिए डायरेक्शंस, ये इनका नोटिफिकेशंस है, ये दिया हुआ है अलाइंड विद, यहाँ पे एवरेज 5 नो सिंगल, ये देखिए अगेन इन्होंने यहाँ 20 मिलीसीवर्ट्स कर दिया, ये देखिए। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड, ये देखिए मैंने बोला था ना आपको 30 है, ये देखिए दिख रहा है। यस मैम। AERB, लेकिन आप डेफिनेटली इसने सही ढूंढ के दिया है, लेकिन आप AERB की साइट पे भी जाके इसको क्रॉस चेक करोगे एक बार, हालांकि इसने उठाया वहीं से है ये। क्या बेटा, सेम ही है, सेम ही ARB है, में भी सेम सेम ही यस है मैम। ना। ये देखो, ये चीज बेटा रट लेना तुम लोग, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन आईसीआरपी के अकॉर्डिंग ओके समझ में आ रहा है। देखो वहां पे क्या है, वहां पे पीछे देखोगे तो वहां 50 मिली सीवर्ट्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 30 मिली सीवर्ट्स ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो लेंस ऑफ आई का है ना, तो ये अभी कंट्रोवर्शियल है, मैं एक तरीके से बता दूं आपकी, कहीं 20 है कहीं 30 है, ये थोड़ा सा भी रिसर्च बेस्ड है, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल अभी चल रहा है। कोई अभी इसको फिक्स नहीं बताएगा, लेकिन ये फिक्स है, स्किन और एक्सट्रीमिटीज का फिक्स्ड है। और ये प्रेग्नेंट लेडीज का, ये ध्यान रखिएगा, फीमेल सेक्सर पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 मिली सीवर्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए माइनर के लिए कितना होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग चैट जीपीटी, ये देखो नीचे अब तो ये देने लगे हैं कहाँ कहाँ से उठाया है, देखो ये खुद दिखा देगा आपको, ये देखो, ये देखिए आईसीआरपी इसने खुद अपना बता दिया कहाँ कहाँ से उठाया, ये देखो। अब तो ये भी ऐड करने लगे ना कि इन्होंने डेटा कहाँ कहाँ से उठाया है, ये देखो सारे आ गए आईसीआरपी गाइडलाइंस, ये देखो। यस मैम। इसमें एक सेटिंग होती है, आई थिंक या तो मैंने कर रखी है पहले से, मुझे ध्यान नहीं है। इसमें जेन्युइन डेटा ही आएगा, इसमें ये इधर उधर की जो फालतू वेबसाइट होती है उसका डेटा नहीं आता है, फिल्टर कर देता है उसको। कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं शायद इसमें, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं मैंने कर रखी है, पता नहीं ये कुछ है, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ, मेरे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा मैं यूज करती हूँ उसमें। ये देखोगे आप लोग कि पूरा मेरा भरा पड़ा है चैट जीपीटी से। और क्लॉडे भी मैं बहुत अच्छा यूज करती हूँ, क्लॉडे भी बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है ये मैम वाला। क्लॉडे फ्री में यूज कर सकते हैं क्लॉडे? हाँ फ्री में है, लेकिन शायद कुछ अब इन्होंने लिमिट कर दी है, वर्ड लिमिट कर दी है।
मतलब इतने तक ही आप पर डे का हिसाब है, इन्होंने कुछ पर डे का कर दिया है। कितना है? चूज स्टाइल मैंने देखा नहीं है, और मेरा देखो पीछे इसमें काम हो। प्रोवाइड करा तो वो भी अच्छा है। कौन सा है? नॉट डायमंड। स्पेलिंग बताओ। नॉट डायमंड। नॉट, हाँ, नॉट डायमंड। डायमंड, हाँ, AI। अच्छा अच्छा बेटा, अब तो बहुत सारे टूल्स बन गए, बहुत टूल्स बन गए, अब तो इतने सारे टूल्स हैं। सारे AI मर्ज होके देन। अच्छा, ये मॉडल बेस्ड है। यस मैम, काफी सारे AI इसमें मर्ज है। गूगल, ओपन एआई, हाँ, कई को मिक्स करके बनाया है इन्होंने। मतलब एक बड़ा नेटवर्क है, रूटीन अचीवमेंट ऑफ, बस कुछ देखते हैं, क्योंकि भाई हम लोग की रिसर्च तो हो पाना बड़ा मुश्किल है भाई बिना इसके। मैम इसमें काफी सारा प्रिसाइज डाटा हो जाता है ना, सबका डाटा कंबाइन करके करता है। हाँ, इन्होंने कई को कंबाइन कर दिया, लेकिन असल में प्रॉब्लम वही है ना कि देखो इतना गार्बेज भर गया है ना इंटरनेट पे ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी खो गई है। यस मैम। तो वो उसको आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक, नो डाउट, देखो जितने भी टूल्स हैं वो हमारे हेल्पिंग के लिए हैं, लेकिन वो हम पैरालिसिस ना बन जाए, हम टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं यूज करती हूँ, बट सर ने और स्कॉलर्स को मना किया हुआ है यूज करने के लिए कि कोई भी चैट जीपीटी इस तरीके का यूज नहीं करेगा। लेकिन मैं थोड़ा इफेक्टिवली यूज करती हूँ, तो सर मुझसे कहते हैं कि आप यूज करो, लेकिन क्रॉस चेक जरूर करो। तो मुझे जो भी मैं डेटा वगैरह निकालती हूँ वो मैं क्रॉस चेक। मैम मैम जैसे चैट जीपीटी पे जो आंसर आते हैं मैम वो करेक्ट होते हैं 100%? नो नो, वही मैं बोल रही हूँ, it's not- बेटा किसका काम है? मैम जैसे 10 दिन के बाद हमारे पेपर है मैम, 1 जनवरी के बाद हमारा 2 जनवरी से पहला पेपर है मैम। अच्छा तो अच्छा, कुछ आंसर्स ना मैम मैं चैट जीपीटी पे ना टाइप करके निकाल लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम लोगों का तो बेटा स्पीकर बंद करो, जी मैम। स्पीकर बंद करो, हो रहा है। हम्म, तो एक तो ये है ना कि तुम क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि तुम लोगों का जो सिलेबस है ना वो ऑलरेडी प्रीवियस है, मतलब रिसर्च नया कुछ नहीं है। तो जो चैट जीपीटी पे आएगा वो आपका प्रीवियस से ही उठाएगा वो। तो यू कैन यूज इट थोड़ा सा, लेकिन सेम लैंग्वेज मत यूज करना, लैंग्वेज चेंज कर लेना। एक ही कि तुम्हें जैसे अभी मैंने इसकी गाइडलाइंस दी आपको कि इसमें एटलीस्ट आपको हेडिंग्स मिल गई क्या क्या लिखना है, तो वो हेल्प मिल जाएगी आपको। तो वो आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि चैट जीपीटी में कोई यस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हमारे बच्चे भी यूज करते हैं, फॉरेन पहचान लेते हैं, लेकिन हम उनको अभी ये प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं ना बच्चों के अपने, तो हम यूज करने को बोलते हैं करो, और हमको ट्रेन करते हैं, लेकिन कैसे उसको ऑथेंटिफाइड करना है, क्योंकि हम लोग टर्निटिंग से उनकी प्लैरिज्म रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, तो फिर उसको हटवाना भी पड़ता है हमको। तो करो, यूज करो, होता ही बनाया इसलिए गया है भाई आपकी फिजिबिलिटी के लिए, लेकिन उसको इफेक्टिवली यूज करो, उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करो थोड़ा सा एक बार। लेकिन आप लोग का जो सिलेबस है वो पुराने उसमें से तो यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लेना एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि पूरा एज इट इज छाप दो उठा के। यस मैम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब नेक्स्ट में वो लेंगे आपका क्यूए। कुछ हुआ था ये पेट गामा वगैरह, कुछ हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ था मैम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मैं ये पेट सीटी गामा कैमरा इसका क्यूए पढ़ाएंगे। और ट्यूब रेटिंग चार्ट तो बहुत छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो नेक्स्ट वाले में पेट सिटी का क्यूए वगैरह करवाएंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू मैम।